हेलो एवरीवन, लर्न विद मिनेंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं मिनेंद्र सुर्वे आपके लिए लेके आया हूँ थ्योरी ऑफ मशीन का वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का एक बढ़िया सा प्रॉब्लम, जो कि पिछला लेक्चर हमने देखा था वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो मैंने वहाँ पे बोला था आपसे कि एक अच्छा सा क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो बहुत सारे पीएसयू में या फिर आईआईटी एग्जाम में या फिर गेट में आपको दिखाई दे सकता है। गेट में हो सकता है, ईएससी में भी पूछा जा सकता है, मुंबई यूनिवर्सिटी में बहुत बार पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड भी हो सकता है या फिर इसे ऑप्शन देके भी आपको सॉल्व करने के लिए बोला जा सकता है। तो इसका अगर विद ऑप्शन कैसे फ्रेम होता है ये भी हम देखेंगे। इस तरीके के थ्योरी प्रॉब्लम्स को कैसे कन्वर्ट करना है, 2 मार्क्स के लिए गेट में पूछा जा सकता है। तो ये प्रॉब्लम आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में मिलेगा, सॉलिड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी बन सकता है। इस तरीके का प्रॉब्लम थ्योरी ऑफ मशीन से तो ये आता ही आता है। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल जहाँ पे हम पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ मशीन्स में, तो वहां से भी हो सकता है, या फिर काइनेमेटिक्स ऑफ मशीनरी या सॉलिड मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, वहां से भी बन सकता है। तो चलो क्या क्वेश्चन क्या बनाया है हम देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि यूनिफॉर्म बार ऑफ मास m, यूनिफॉर्म बार दिया हुआ है, उसका मास m है, उसका लेंथ l दिया हुआ है, hangs from a frictionless hinge। तो बोला गया है कि फ्रिक्शनलेस हिंज है, वहां पे उसको हैंग किया हुआ है। सपोज दिस इज हिंज। हिंज क्या होता है कि हिंज के अबाउट आप रोटेट कर सकते हो, ओके। दैट फ्रिक्शनलेस हिंज, तो ये यूनिफॉर्म रॉड फ्रिक्शनलेस हिंज में उसको क्या किया है, हिंज किया हुआ है। इट इज रिलीज फ्रॉम हॉरिजॉन्टल पोजीशन, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी। सबसे बढ़िया बात बोलिए कि एंगुलर वेलोसिटी निकालो, लेकिन कहाँ का निकालो, सेंटर ऑफ मास G when it is in vertical position and solve by work energy principle। यहाँ पे बोला गया है कि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से सॉल्व करो। बहुत से मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई की बात करूँ तो 10 मार्क के लिए पूछा था, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई 10 मार्क्स, बट विथ उन्होंने बोला है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से सॉल्व करना है। तो ये फ्रिक्शनलेस हिंज सपोर्ट यहाँ पे दिया हुआ है और ये यहाँ पे हैंग किया हुआ है, और उन्होंने बोला है कि इसको हम रिलीज कर दिया वर्टिकल पोजीशन में, इसको हम रिलीज कर दिया तो ये इस पोजीशन में आ जाएगा, ओके। तो एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट इसका सीजी यहाँ पे रहेगा, तो उस पोजीशन पे इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो आप फाइंड आउट करो। और अगर इसमें गेट में दिया जाता तो इसमें ऑप्शंस कैसे फ्रेम होते वो भी मैं आपको बताऊंगा। कि एंगुलर वेलोसिटी बोला है तो ए ऑप्शन ऐसा रहेगा कि यहाँ पे देखो √2g/L, बी को सेट करेंगे ओमेगा =√g/L भी हो सकता है। तो आप सॉल्व करके देखो कि इसका आंसर क्या आता है, और डी ऑप्शन 0। इसमें से एमसीक्यू बेस अगर पूछा जाता है तो आप प्रिपेयर रहो कि अभी यूनिवर्सिटी में भी एमसीक्यू बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस तरीके की प्रॉब्लम आप दिखाई दे सकते हैं। और गेट के लिए डेफिनेटली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका कंसेप्ट बिल्ड करेगा इससे। तो देखेंगे इसका सॉल्यूशन क्या है। तो देखो यहाँ पे मैंने फिगर आउट निकाल के रखा है। उन्होंने क्या बोला था कि क्वेश्चन में यूनिफॉर्म बार ऑफ मास m एंड लेंथ l दैट इज हैंग्स फ्रॉम फ्रिक्शनलेस हिंज, ओके। ये जो बार है यहाँ पे फ्रिक्शनलेस हिंज दिया हुआ है, उसका मास दिया था m, सपोज अज्यूम करो इसका मास m है, उसका लेंथ l है, एंड दैट इज हैंग्स, दैट इन द केस ऑफ फ्रिक्शनलेस हिंज पे उसको क्या किया, हैंग किया हुआ है। और वो क्या किया, यहाँ से उन्होंने क्या किया, उसको रिलीज कर दिया। उस एंड से अगर रिलीज कर देते तो वो वर्टिकल में जाकर रुकता है, 90 डिग्री में जाकर रुकेगा। तो वहां पे यहाँ पे ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे उसका एंगुलर स्पीड कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। एट पॉइंट जी डैश पे उसका एंगुलर स्पीड निकालने के लिए बोला है। एंगुलर स्पीड मतलब ओमेगा उसका पूछा है, लेकिन कहाँ पे है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। तो मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ। यूनिफॉर्म बार ऑफ मास m एंड लेंथ l hangs from frictionless hinge, it is released from a horizontal position, it is released
फ्रॉम दिस हॉरिजॉन्टल पोजीशन फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास g, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास g व्हेन इट इज इन वर्टिकल पोजीशन, सॉल्व बाय यूजिंग वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। उन्होंने बोला कि इसका वर्टिकल पोजीशन पे जब आएगा यहाँ से रिलीज करने के बाद, तब एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे उसका एंगुलर स्पीड क्या रहेगा। तो सॉल्व बाय वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या बताता है हमें, सबसे पहले हमने देखा है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या बताता है, वर्क डन इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन 2, काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन 2 माइनस दैट ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन 1। अभी मुझे बताओ सभी लोग कि काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन 1 पे क्या रहेगा। इस पोजीशन 1, here it is position 1 and this is your final position 2, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे होल्ड किया हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका वेलोसिटी v1 0 रहेगा, तो इसका काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगा। तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्यों 0 रहेगा, अगर वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी 0 ही होगा उस पे, हाफ m v1 स्क्वायर। तो डेफिनेटली हमें पता चला कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल पोजीशन, काइनेटिक एनर्जी एट सेक्शन 1 पे हाफ m v1 स्क्वायर, लेकिन हमारा जो v1 है वो ही 0 है, तो ये 0 आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी एट सेक्शन 1 0। तो बचा क्या, वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2, डेफिनेटली बचा वही जो दिखाई दे रहा है, वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सेक्शन 2। लेकिन वर्क डन कैसे निकाल सकते हैं, वर्क डन निकालने के लिए हमें देखो क्या चाहिए, वर्क डन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन फोर्स कौन सा आएगा, फोर्स वही आएगा। इस सिस्टम में कौन सा फोर्स दिखाई दे रहा है, इस सिस्टम में एक ही फोर्स दिखाई दे रहा है, फोर्स ड्यू टू द सेल्फ वेट ऑफ दैट यूनिफॉर्म बार एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर उसका मास mg एक्ट करेगा। डेफिनेटली mg सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ही ऊपर काम करता है, एक्ट करता है। तो बॉडी का cg कहाँ पे है, बॉडी का cg यहाँ पे है, तो इसका मास दिया हुआ है m, तो इसका वेट कितना आएगा, mg आएगा। तो फोर्स हमारा सेल्फ वेट, फोर्स क्या रहेगा, सेल्फ वेट दैट इज नथिंग बट mg इनटू द डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेस होके कहाँ आ रहा है, देखो ये तो पॉइंट B आ रहा है आपका यहाँ से यहाँ, और G पॉइंट आपको यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो उन्होंने कहा पूछा है हमें यहाँ पे एंगुलर स्पीड निकालना है, तो वर्क डन भी हमें इस पॉइंट का ही अज्यूम करना होगा। एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहाँ पे है वहां तक जाने में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इस CG पे जाने पे, G डैश पे जाने के लिए उसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अगर ये डिस्टेंस भी देखा जाए तो ये L/2 है G, और आगे का आपका बचेगा वो L/2 रहेगा। तो मुझे पता हो ये डिस्टेंस L/2 है, तो डिस्प्लेस कितना कर रहा है, डिस्प्लेस ये L/2 ही कर रहा है, नॉट L। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं कि वो डिस्प्लेसमेंट लेते समय L लेते हैं, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आएगा L/2। डोंट फॉरगेट दिस, क्योंकि हमें कहाँ पूछा है एंगुलर स्पीड एट G डैश जहाँ पे जाएगा तो उसका निकालना है। तो यहाँ पे कितना डिस्प्लेस हुआ है, यहाँ पे L/2 ही डिस्प्लेस हुआ है, तो टोटल वर्क डन आएगा हमारा mg L/2, दैट इज आवर टोटल वर्क डन। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी एट 2, काइनेटिक एनर्जी एट 2 कैसे निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी एट सेक्शन 2 पे कैसे निकालोगे, 1 पे तो 0 हुआ, वर्क डन भी मिला, अभी काइनेटिक एनर्जी बचा है। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे लीनियर काइनेटिक एनर्जी है या रोटरी काइनेटिक एनर्जी, ये पहले हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने हिंज किया था और यहाँ से हमने उसको रिलीज कर दिया, तो वर्टिकल पोजीशन में जाके यहाँ पे रुका, तो ये सम काइंड ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ पे लीनियर मोशन नहीं हो रहा है, some kind of angle it is going to rotate, so that's why it is angular velocity or angular displacement or angular kinetic energy is associated over there. So angular kinetic energy is nothing but half I omega square, जैसे कि लीनियर वेलोसिटी रहती है हाफ m v स्क्वायर, यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी नहीं आएगी, यहाँ पे हमारी एंगुलर वेलोसिटी आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि सम काइंड ऑफ एंगल ये रोटेट हो रहा है,
लीनियर तभी बोला जाता है कि वो लीनियर पाथ में फॉलो कर रहा हो, स्ट्रेट पाथ जा रहा है। यहाँ पे कौन सा पाथ फॉलो हो रहा है, यहाँ पे सम काइंड ऑफ एंगल 90 डिग्री में वो रिलीज हो रहा है, वर्टिकल में जा रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी आएगी, सम काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज देयर, सो हाफ आई ओमेगा। लेकिन I is denoting your mass moment of inertia of that rod। तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट रॉड कहाँ का लेना है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दैट रॉड जहाँ पे उसको हिंज किया हुआ है, जहाँ पे उसको हिंज किया हुआ है वहां का हम मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे। तो कहाँ पे हिंज किया हुआ है, देखो इसको हिंज किया हुआ है एट पॉइंट ए, नॉट सीजी। हम सीजी पे उसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं लेंगे, हमें कहाँ का इनर्शिया लेना है। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे तो आपको दिमाग नहीं लगाना है, आपको जहां पे भी हिंज दिखेगा उसी के तरफ ही आपका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलना है। तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट पॉइंट आर ए कैसे निकाला जाएगा आप बताओ। तो ये दिया हुआ है, पूरा रॉड दिया हुआ है। अगर रॉड का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं बोलूं एट सेंटर पे निकालो, तो सेंटर पे हमें पता है जी पॉइंट पे अगर मैंने बोला निकालो, तो ये जी पॉइंट पे क्या रहता है, ये रहता है ml/12। अगर इसका मास m दिया हुआ है, इसका लेंथ अगर l दिया हुआ है, तो इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर पे ml/12 रहता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले से ये आपको याद रखना ही है। अगर आपने याद नहीं आता है तो एटलीस्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी IG पे तो आपको याद रखना है। और जिन स्टूडेंट को ये पता है, कोई कुछ भी एंड पे अगर मुझे IA पे निकलना हो या फिर IB पे निकलना हो, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला आएगा ml/3। ये अगर याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी याद है तो हम कैसे निकालेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम आप लगा सकते हो। तो मुझे अगर IA चाहिए तो मैं सीधा ml/3 भी रख सकता हूँ, या फिर मैं क्या करूंगा, IG प्लस mk², इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। ओके, सो IG कितना है, IG है ml/12 प्लस mk², k is the radial distance from that center of gravity points, from that CG points towards where we want to find out its inertia। तो ये यहाँ पे G पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और किस पॉइंट की तरफ निकलना है, A पॉइंट की तरफ निकलना है, तो डिस्टेंस ये बनेगा आपका डिस्टेंस, दैट इज l/2। सो l/2 का स्क्वायर, ये कैसे आता है ml/3 मैं आपको बता रहा हूँ। जिनको याद है वो डायरेक्टली कर सकते हैं, या फिर आपको याद नहीं है तो आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओ। सेंटर का तो आपको पता ही होगा, प्लस mk²। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यही बताता है सेंटर प्लस mk², m into k², k is the radial distance from the center of gravity points towards the hinge point। तो ये आएगा आपका सीधा देखो ml/12 प्लस ml/4। इसको अगर सिंप्लीफाई कर देते हो आप तो ये आएगा ml² प्लस 4 3 12, तो यहाँ पे आएगा 3ml²। तो ये बना 4ml²/12। तो इसको अगर सिंप्लीफाई कर दो तो आपको मिलेगा ml²/3, वही आ रहा है जो यहाँ पे आया था। तो आप ये इतना कैलकुलेशन बढ़ाने से अच्छा है, अगर आप कोई भी टेस्ट दे रहे हो या फिर एग्जाम में बैठे हो, तो टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको ये स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना ही है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ml/12 रहता है। अगर ये रॉड दिया है तो एट द किसी भी एंड पॉइंट में निकालना है, तो किसी भी एंड पॉइंट में इसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके ml²/3 के बराबर ही रहेगा। तो यहाँ पे देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें पता चला कि इसका ml²/3 आता है, तो देखो कि वही यूज करेंगे काइनेटिक एनर्जी एट 2 पे निकालने के लिए। तो काइनेटिक एनर्जी एट 2 इज इक्वल टू हाफ आई एट ए, कितना है आई एट ए आपका ml²/3 है इनटू ओमेगा का स्क्वायर। तो ये बना आपका इक्वेशन 2, ये बना आपका इक्वेशन 1, ये बना आपका इक्वेशन 2। सिंप्लीफाई दिस ml² ओमेगा²/6 इज इक्वल टू mgl/2। तो आपको कितना मिल रहा है, देखो क्या क्या एलिमिनेट होगा। सबसे पहले क्या एलिमिनेट हो रहा है, m गया यहाँ पे l जाएगा 2 3 6, तो हमें मिल रहा है ओमेगा² इज इक्वल टू 3g
3g/l। तो ओमेगा का आंसर आएगा ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट, यही ऑप्शन था क्या उसमें, ये ऑप्शन था क्या रेडियंस पर सेकेंड, ये ऑप्शन था क्या, डेफिनेटली यू कैन चेक दिस इज अवर सी ऑप्शन अंडर रूट 3g/l। सो इस तरीके के प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एक ही चीज याद रखना है, कुछ भी प्रॉब्लम हो बेसिक्स आप नहीं भूलने चाहिए। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का बेसिक्स यहाँ पे यूज करके दिखा है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी यूज किया है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा, या और एंगुलर वेलोसिटी का भी कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। एंगुलर वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी एट 2 पे कैसे निकाला है, रोटरी, और एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकाला जाता है, एंगुलर काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, एंगुलर काइनेटिक एनर्जी ऐसे निकाला जाता है। तो इसमें आपको अगर स्टैंडर्ड, ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट हो सकता है, अंडर रूट 3g/l, ये यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया, वर्टिकली जा रहा है तो उसका एंगुलर स्पीड कितना रहेगा, तो उसका एंगुलर स्पीड अंडर रूट 3g/l रहेगा। सो इस तरीके के बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैं इस चैनल पे लेके आऊँगा। जो भी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं उनको भी इससे फायदा होगा, और जो भी गेट IAS या फिर SSC जूनियर इंजीनियर और बहुत सारे PSUs की पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके भी बेसिक थिंग्स यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो बेसिक थिंग जैसे कि ये बताई चीजें मैंने कि mL²/12 कहाँ रहता है, mL²/3 कहाँ रहता है, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है, तो ये सारी चीजें आपकी कंसेप्ट से क्लियर होती जाएंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल।